नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। यह वायरस अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। पिछले 24 घंटे में 3,48,421 नए कोरोना के केस सामने आए और 4,205 संक्रमितों की जान जा चुकी है। हालांकि 3,55,338 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं 11 मई तक देश भर में 17,52,35,991 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 24,46,674 टीके लगाए गए। वहीं अब तक तकरीबन 30.75 करोड़ यानी कि 30,75,00,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन की बात करें तो 19,83,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट भी हुए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सबसे बेहतर उपाय अभी वैक्सीन को ही बताया जा रहा है। लेकिन देश और विदेश में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर वैक्सीन लेने के बाद लोगों को कोरोना हो रहा है। ऐसे में यह क्यों हो रहा है, वैक्सीन लेने के बाद किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इसी पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। तमाम एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े होंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पर किस तरह की आपको सावधानियां रखनी है, टीका लगवाना है और अपनी जिंदगी को बचाना है, क्योंकि वैक्सीन से ही आप सबकी जिंदगी बचने वाली है। वैक्सीन विकल्प नहीं, एक जरूरत है और प्राइम न्यूज लगातार आपको इसके लिए सचेत करता आया है। प्राइम न्यूज आपको लगातार इसके लिए समझाता आया है। मास्क लगाने से आपकी जान बचने वाली है, तो यहां पर ये सबसे ज्यादा जरूरी यही होने वाला है कि आपको किस तरह की सावधानियां रखनी है। अगर वैक्सीन आपने लगाई है उसका कितना बड़ा फर्क आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और अगर जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है उसके ऊपर कितना बड़ा खतरा लगातार बना हुआ है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए होंगे। हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे होंगे, सपा प्रवक्ता है, जावेद अहमद हमारे साथ होंगे, कांग्रेस प्रवक्ता है, अश्विनी शाही हमारे साथ होंगे, बीजेपी प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल, प्रवक्ता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में हमारे साथ जुड़ी हुए होंगे। और यहां पर आपको बताएं कि डॉक्टर प्रांजल, हम सबसे पहले आपके पास आते हैं। लगातार आपने ध्यान दिया होगा कि वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, और इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न लोगों के मन में यही है कि फिर वैक्सीन लगवाने का फायदा क्या है। अगर आप प्राइम न्यूज के दर्शकों को यह समझा पाएं कि वैक्सीन लगवाने के बाद या लगवाने के पहले कितना बड़ा अंतर है, वैक्सीन कितनी सेफ है और कितनी ज्यादा कारगर है। बिल्कुल, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज तक किसी भी वैक्सीन ने, किसी भी वैक्सीन निर्माता ने, किसी भी कंपनी ने, किसी भी देश ने ये दावा नहीं किया कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। हाँ। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये भ्रांति है। अगर कोई भी व्यक्ति जो आपके चैनल के माध्यम से मुझको सुन पा रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो उनको कोरोना वायरस नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये कहीं नहीं कहा गया है, ये कहीं लिखित में नहीं है। कोरोना वायरस बिल्कुल हो सकता है। अगर हम इंडियन वैक्सीन की बात करें तो दोनों ही वैक्सीन करीब 70% के आसपास एफिकेशियस हैं। तो अगर 70% कहा जा रहा है तो इसका मतलब 100 लोग जो उस वैक्सीन को लेंगे उसमें उनमें 70-72 लोगों में वो वैक्सीन काम करने की संभावना है। ज्यादा में भी कर सकती है, कम में भी कर सकती है, लेकिन लगभग ये डेटा सामने आया है जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वैक्सीन लगने के बाद अमूमन जो अभी तक रिसर्च में पाया गया है वो ये पाया गया है कि कोरोना वायरस का अगर इन्फेक्शन हो भी जा रहा है तो वो इतना घातक नहीं होगा कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े, आईसीयू की जरूरत पड़े, वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्पेशली जैसे सरकार ने अपने यहाँ किया अपने देश में कि पहले बुजुर्गों को सबको वैक्सीन लगवाई गई। बिल्कुल, क्योंकि बुजुर्गों में आमतौर पर कोमोर्बिडिटीज होती हैं। किसी को ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, प्रोस्टेट हो सकता है, थायराइड हो सकता है और कोई समस्या हो सकती है। ये बहुत अच्छा कदम था कि पहले बुजुर्गों को वैक्सीनेटेड कर दिया जाए। इस वजह से अगर कोई भी व्यक्ति जो वैक्सीनेटेड है वो कोरोना के संक्रमित हो जाते हैं तो उनमें कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलते हैं। अभी तक केवल 0.कुछ% है जो इंसिडेंस मिला है कि ऐसे व्यक्ति जिनको दोनों वैक्सीन लग चुकी थी और 15 दिन बीत चुके थे, उसके बावजूद भी वो कोरोना के चपेट में आए और उसके बाद उनकी जान भी चली गई। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वैक्सीन लगवाई जाए, क्योंकि लोगों के मन में जो भ्रांति थी वो सबसे बड़ी भ्रांति यही थी कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी अगर कोरोना हो रहा है तो इसका लाभ क्या है। अश्विनी शाही, हम आपके पास आना चाहेंगे। लगातार लोगों के मन में तमाम सवाल बने हुए हैं जब से आपने वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया। देश की अपनी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है, लेकिन कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कोविशील्ड की चर्चा ज्यादा है, कोवैक्सीन की चर्चा कम होती है। तो क्या इस लिहाज से भी जनता को जागरूक करने की जरूरत है कि कोविशील्ड के बराबर कोवैक्सीन भी काम करने वाली है? लोगों का झुकाव अभी भी कोविशील्ड की तरफ ज्यादा है। अश्विनी शाही। आलोक जी, देखिए
ये वैक्सीन का झुकाव, क्योंकि हिंदुस्तान में वैक्सीन साल भर के अंदर आ गई, कोविशील्ड का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। तो अब तो वैक्सीन के लिए हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजनेताओं ने भाजपा की वैक्सीन और इम्पोर्टेंसी हो जाएगी और क्या हो जाएगा, पानी है नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगा, ये तो बड़ी भ्रांतियां फैला दी गई। हाँ। अगर शुरू से ये चीजों को लेकर चल गया होता तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो जैसा डॉक्टर ने बताया कि 2 वैक्सीन है और दोनों वैक्सीन में कितनी एक्यूरेसी है उन्होंने खुद बता दिया। तो उनसे ज्यादा कोई, जो वैज्ञानिकों से ज्यादा न डॉक्टरों से ज्यादा कोई नहीं जान रहा है। हम आप तो एक आम नागरिक है, जो कहा जाएगा वो हम लोग कराएंगे। तो हिंदुस्तान में चूंकि आजकल जो है राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है कि कंधे से कंधा मिलाकर चलने के बजाय इस आपदा में सवाल खड़े किए जाते हैं, समस्या बताई जाती है, समाधान नहीं बताया जाता है। तो मेन जो दिक्कत हुई है कोवैक्सीन और इसको लेकर, वो यही हुई है कि भ्रांतियां शुरू से फैला दी गई। अब जाकर धीरे धीरे देखिए हिंदुस्तान की जनता में अब जागरूकता आ रही है। हिंदुस्तान की जनता अब किस तरीके से पहुंच रही है, यही आज 1 महीने पहले, आज 115 दिन से वैक्सीन लग रहा है राज्य आलोक जी। आज 115 दिन में शुरुआती में क्या होता था, अगर 10 लोगों को एक वायल से लगता था तो वहां पर 7 लोग 8 लोग पहुंचते थे, 2 आदमी की वैक्सीन खराब हो जाती थी। आज 10 लोगों को लगना है तो 30 लोग पहुंच रहे हैं। लोगों को अब ये लगने लगा है कि अंतिम विकल्प हमारे पास वैक्सीन है और अब जनता जो है अपना जाकर वैक्सीन लगाने की तरफ जा चुकी है। जी हाँ जी, तो नहीं तो देखिए उत्पादन की बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन लोगों के मन में कम से कम झुकाव तो होना चाहिए ना कि चलिए ठीक है, अगर कोविशील्ड नहीं मिल रही तो आप वो जाकर कोवैक्सीन लगवा लें, कोवैक्सीन नहीं मिल रही तो जो रूस से जो आप लगातार आयात कर रहे हैं उसको लगवा लें। तो लोगों की भ्रांति तो दूर करने की जरूरत है ना सरकार को ही। अब देखिए आलोक जी, कोवैक्सीन हो कोविशील्ड हो, अभी सरकार ने फैसला लिया है 3 जगह बुलंदशहर में 3 फैक्ट्रियों में बनेगा। तो आज जनता देखिए जो चीजें 10 दिन पहले 1 महीने पहले किसी भी वैक्सीन के लिए थी, आज वो कोवैक्सीन के लिए भी आ गई है, कोविशील्ड के लिए भी। तो कोविशील्ड के लिए लोग लगे हैं, कोवैक्सीन आज लग रही है, सब लोग लगवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज के दिन में जो वैक्सीन उपलब्ध है जनता उसी को लगवा रही है। जनता के मन में कोई भ्रांति नहीं है, भ्रांतियां फैलाई गई, अब वो भ्रांति सब दूर हो चुकी है। आज देखिए किस तरीके से भीड़ उमड़ रही है भीड़ लगवाने के लिए। हर जगह पूरे देश में देखिए आज वैक्सीन कम पड़ रही है, वैक्सीनेशन उतना उत्पादन नहीं है। तो ये आज देखने को मिल रहा है। आज कोई न कोई कहता कि आपको कोवैक्सीन लगवाओ, कोविशील्ड लगवाओ, कुछ नहीं, वैक्सीन लगवाओ मुझे जी। ये हो रहा है। ठीक है, कीर्ति निधि जी के पास हम एक बार चलते हैं। कीर्ति निधि जी, इनका ये कहना है कि वैक्सीन अंतिम हथियार है जिससे कि हम जनता को बचा सकते हैं, लेकिन विपक्षी दल यहाँ पर हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो लगातार ये भ्रांति पैदा कर रहे हैं लोगों के मन में कि वैक्सीन घातक है, वैक्सीन लगवाने से कोई लाभ नहीं हो रहा है, सरकार के पास तैयारियां नहीं है। इनका यह कहना है कि जो कामयाबी है वो सरकार की उपलब्धि है और जहां कहीं पर भी चूक हो रही है वो विपक्ष की आलोचना के चलते हो पा रही है। देखिए आलोक जी, मैं असली साइडी के बात को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं कि विपक्ष भ्रांति फैला रहा है। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पिछले बार भी जब कोरोना आया था तब भी कहे थे और इस बार भी कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। यही मांग देश के अंदर भी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और विपक्षी दल के नेताओं से भी राय बात करनी चाहिए। आप आज का टॉपिक है वैक्सीन लगाओ कोरोना भगाओ, यही तो टॉपिक आज का। लेकिन वैक्सीन है ही नहीं। वैक्सीन की इतनी किल्लत है कि जब देश के अंदर दूसरी लहर इस कदर बढ़ने लगी कि लगातार लोगों की मौतें होने लगी, ऑक्सीजन की कमी होने लगी, दवा और बेड का अभाव होने लगा देश के अंदर, तो देश के प्रधानमंत्री जी बंगाल की रैली रद्द करने के बाद तत्काल बैठक करके उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि 1 मई से देश के अंदर वैक्सीनेशन होगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी 23 करोड़ की आबादी है, 75 जिले हैं, लेकिन आज भी केवल 17-18 जिलों में वैक्सीनेशन हो रहा है 18+ वालों का। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्या 23 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग नहीं किया उत्तर प्रदेश में? क्या जिन जिलों में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है? ये जिम्मेदारी किसकी है? और दूसरी बात, जो वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए कोविड एक्ट बना है उस पर नौजवान रजिस्ट्रेशन करा रहा बड़ी तादाद और
कई कई दिनों के स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं। लोग वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं, बहुत से लोग वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कि वैक्सीनेशन हो जाए उनका, जब अस्पतालों में पहुंच रहे हैं उनके कोड का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। लंबी लंबी लाइनों के बाद जब नंबर आ रहे हैं तो लोग वापस जा रहे हैं। व्यवस्थाएं, अगर सरकार ईमानदारी से वैक्सीनेशन कराना चाहती है तो व्यवस्थाएं सरल होनी चाहिए। जितनी सरल होगी व्यवस्था उतने आसानी से लोग वैक्सीन लगवाएंगे, और जितना वैक्सीनेशन हम करा ले जाएंगे, जितना लोगों को जागरूक कर ले जाएंगे, जितना मास्क लगाने के प्रति लोगों को जागरूक कर ले जाएंगे। एम्स के बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा कि कोई अगर मास्क लगाए, सिर्फ मास्क लगाए और उससे अपना नियम कानून का पालन करता रहे मास्क लगा करके, तो 80% कोरोना से बचाव है। वैक्सीनेशन भी 80% कोरोना से बचाव कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की सरकार को एक बात स्पष्ट करना चाहिए लोग कि केवल 18 जिले में ही 18+ के लोगों का वैक्सीनेशन क्यों हो रहा है, बिल्कुल बाकी जिले के लोगों का क्या दोष है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं अश्विनी साई जी से कि आप अपनी सरकार तक मेरे इस अनुरोध को पहुंचाएं और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में वैक्सीनेशन का काम 18+ का प्रारंभ करें। ठीक है, अश्विनी शाही जवाब दीजिए। देखिए आलोक जी, मैं कहना चाहूंगा भारत सरकार जो है एक मतलब एक तरह से रणनीति बनाकर वैक्सीनेशन देश में कर रही है। पहले हमारे जितने फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको लगा। देश की पूरी सेना को डबल डोज लग चुका है, ये भी एक जानकारी मैं देना चाहूंगा। अभी 45 वर्ष से पहले की उम्र के लोगों को लग रहा था। अचानक विरोधी दलों के बीच में एकदम से देखिए वैक्सीन नहीं है देश में, ये हो गया, उतना भेज दिया, ये कर दिया। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगना चाहिए, नौजवानों को लगना चाहिए। सरकार ने घोषणा कर दिया भाई 1 तारीख से लगेगा। उसके बाद जब सरकार ने ये कह दिया कि भाई आप लोग प्रदेश में अपना अपना खरीदें, अपना खरीद के लगाए, हम जो 50% लगा रहे हैं वो हम लगाते रहेंगे। उसमें उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने सबसे ज्यादा वैक्सीन का ऑर्डर किया, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा है तो हमने ऑर्डर किया। हमारे पास आज वैक्सीन आई। हमने शुरू में 7 जो नगर निगम थे हमारे, जहां पर ज्यादा इफेक्टेड लोग थे, हमने वैक्सीनेशन लगाना शुरू किया। उसके बाद हमने कल 10 तारीख से जितने नगर निगम हैं पूरे प्रदेश में, हमने सब जगह वैक्सीनेशन शुरू किया। अब आज जो है विपक्ष का सवाल कीर्ति निधि जी उठा रहा है कि पूरे प्रदेश में क्यों नहीं लग रहा। एक स्टेज दीजिए, धीरे धीरे वैक्सीनेशन। ऐसा नहीं है कि अचानक जो है वैक्सीन बन जाएगी। डॉक्टर बैठे हुए हैं, दूसरे देशों की जो वैक्सीन आ रही है। क्या था देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 1 मई से 18+ का वैक्सीनेशन होगा। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा कीर्ति निधि जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला तो आप बीच में क्यों टपक जाते हैं भाई? संक्रमण है तो गाँव अरे भाई, गाँव में संक्रमण है तो आप ही लगवाइए जाकर वैक्सीन। अखिलेश यादव ने लगवाया क्या? किसी को अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगवा कर बोला क्या कि लगवाना चाहिए? टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, उसके बात सुन लीजिए पहले। कीर्ति निधि जी बात सुन लीजिए। चिल्लाने से कुछ जो कोई चीजें दबती नहीं है, सच्चाई जाने दीजिए। आपके बीच में नहीं बोलता हो इसलिए बीच में मत बोलिए। आलोक की एक निवेदन है आपसे, आलोक की निवेदन है, या तो इन लोगों को बुलवा लीजिए या मैं बोलूँ तो सुने ये लोग। उत्तर प्रदेश में आपने पंचायत के चुनाव के बाद संक्रमण का दौर चला गाँव, क्या उसका वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए गाँव में? नहीं, इनका जो प्रश्न है अश्विनी जी, इनका प्रश्न ये है कि जब पूरे प्रदेश की बात की जाती है, पूरे देश की बात की जाती है, तो फिर 18 जिले ही क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिले तो 75 के आसपास हैं। वहां पर भी वैक्सीनेशन आपको, भले ही आप कुछ संख्या आप जो कम रखते हैं, लेकिन सभी जिलों को मौका मिलना चाहिए। देखिए, मैंने जो कहा अभी, सरकार की कुछ योजनाएं होती हैं, इनकी योजनाओं में मैं तो ये सवाल अभी करता हूँ, अभी बीच में फिर बोल पड़ेंगे। अखिलेश यादव की पार्टी दूसरे नंबर की क्या पार्टी है? अखिलेश यादव ने क्यों नहीं वैक्सीन लगवा कर बोला कि मैंने लगवा लिया है, तुम लोग लगवाओ? पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी फिर बोल रहे आप नंबर 2 पे रहे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, एक बार हम जावेद, ठीक है अश्विनी जी, कीर्ति निधि जी एक सेकंड तो नहीं बोलेंगे। ठीक है जावेद जी, हम आपके पास एक बार आते हैं। जिस तरह से सरकार ने, आलोक जी, मैं और सपा के जो भी, अगर सपा का अगर आप टाइम देते हैं तो मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा और मैं पक्का करूंगा, मैं नहीं बोलने दूंगा।
नहीं नहीं, ऐसा आप मत कीजिए। अगर वो अपना ये बहस को डिले करते नहीं, वो हैं। बीच में अपना प्रश्न पूछ रहे थे, कोई बात नहीं ना, बहस क्यों में ऐसा होता है। बीच में प्रश्न नहीं होता है भाई साहब, बीच में प्रश्न नहीं होता है। ठीक है कीर्ति निधि जी, आप भी इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक बार जावेद जी आपके पास एक बार आते हैं। जिस तरह से सरकार की तैयारी वैक्सीनेशन को लेकर थी, जिस तरह का दावा किया गया, आपने जब जमीनी हकीकत देखी होगी, आपको क्या लगता है सरकार की तैयारियां पर्याप्त हैं, समय पर सभी को वैक्सीन मिल जाएगी, या इसमें बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है? आपको क्या लगता है? देखिए आलोक जी, अश्वनी जी ने कई सवाल उठाए हैं, तो मैं 30 सेकंड में उसका जवाब दे दूं और आपके सवाल का जवाब मैं बड़ी शालीनता के साथ देना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। देखिए, भ्रांति विपक्ष ने नहीं फैलाई, जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसको जरा गहराई से देखने की आवश्यकता है। भ्रांति फैलाने का काम किसने किया? देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। वैज्ञानिकों की मेहनत के फलस्वरूप जैसे ही वैक्सीन हमारी तैयार हुई, प्रधानमंत्री जी आ गए सामने और उन्होंने कहा कि हमने वैक्सीन बना ली है और पेंडेमिक का एंड पेंडेमिक हो गया। मैं उनके अक्षरशः वह शब्द दोहरा रहा हूं जो उन्होंने कहा। उसके बाद एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी और साइंटिस्ट डॉक्टर राकेश मिश्रा जी लगातार चेतावनी मार्च से और मई के मध्य की देते रहे, और सरकार इतनी शिथिल हो गई कि उसका ध्यान जो है चुनाव में लग गया, और इस कोरोना के संक्रमण काल में संकट से देश को उबारने के लिए उसने सारी तैयारियों को एक किनारे करके वो पूरी तरीके से चुनाव जीतने की व्यवस्था में लग गई, और चुनाव उसके लिए महत्वपूर्ण हो गया। देश और देश को संकट से निकालने का कार्य उसके लिए महत्वहीन हो गया। उसके बाद आप देखिए कि इसी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 1.5 लाख बेड हमारे तैयार हैं, ये सदन के अंदर आपने कहा। और जब वो संक्रमण आया तो उनकी पहले की टीम 11 और अब उनके 9 रत्न, मंत्रिमंडल का तो पता ही नहीं है 4 वर्षों से इस उत्तर प्रदेश में। ये टीम 11 और 9 रत्नों से जो काम चलाने की परंपरा है, इन अधिकारियों ने किस तरीके से जनता को मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया। फर्जी आंकड़े, हेर फेर के साथ फर्जी आंकड़ों के बल पर जिस तरीके से हेडलाइन मैनेजमेंट हुआ है, इसने पूरे देश और प्रदेश ने देखा है। मैं तो सवाल कर रहा हूं कि आज ये वैक्सीनेशन के नाम पर संकट में देश है, और आप उस संकट काल में उत्सव मनाने की बात करते हैं, और उस उत्सव के लिए आप तिथि निर्धारित करते हैं, और आपके पास वैक्सीन नहीं है, देश के पास वैक्सीन नहीं है। आप कहीं रसिया से बात करते हैं, कहीं अमेरिका से बात करते हैं। जिस समय सीरम इंस्टीट्यूट ये कह रहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है, हमें पैसा एडवांस दे दिया जाए, तो विपक्ष ने प्रधानमंत्री जी को सलाह दी थी, कांग्रेस ने दी थी, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने पत्र लिखा था कि सीरम इंस्टीट्यूट को एडवांस पैसा दे दिया जाए पीएम केयर फंड का, लेकिन सरकार चुप्पी साध कर बैठे रही, कोई तैयारी नहीं हुई है। जब आप दंगा नोटबंदी के बाद जब नदियों में बहते हुए नोट जब दिखाई दे रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी श्रेय ले रहे थे कि देखिए काला धन नदियों में बह रहा है, माँ गंगा की धारा में बह रहा है। तो आज ये शमशान में उठती हुई चिताओं की ऊंची ऊंची लपटें और माँ गंगा और यमुना की गोद में अपनों के शव जिस तरीके से बह रहे, प्रवाहित किए गए हैं, लकड़ी के अभाव में उनका सम्मानजनक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। तो ये सरकार अपनी गलतियों को स्वीकार करके इन बहते हुए शवों की जिम्मेदारी क्यों लेने के लिए तैयार नहीं है? मुख्यमंत्री जी इस संकट काल में हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे तो गुब्बारे और फूलों की लड़ियों के साथ उसको सजाया जाएगा। ये संकट काल में उद्घाटन की इस तरीके की परंपरा है। आप बरेली जाएंगे तो रेड कारपेट वेलकम कराने का काम करेंगे, और वही के सांसद और केंद्र सरकार के मंत्री उसी समय मुख्यमंत्री को चिट्ठी थमा देते हैं कि सरकार की पूरी रणनीति फेल है, सरकार कोरोना को नियंत्रित करने में विफल है। अश्वनी भाई, हम पर उंगली मत उठाइए, अपने घर में देख लीजिए कि सबसे पहले इस सरकार की नाकामी का श्वेत पत्र श्री ब्रजेश पाठक जी ने प्रस्तुत किया था और उसको वायरल किया था। मैं कितने नाम गिनाऊं? श्रीमती मेनका गांधी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, कानपुर के सांसद सदैव पचौरी जी ने पत्र लिखा, मिर्जापुर के विधायक आपकी पार्टी के पंडित रत्नाकर मिश्रा जी ने पत्र लिखा, लखीमपुर के आपके विधायक लोकेन्द्र प्रताप सिंह ने पत्र लिखा,
अरे ये तो सरकार के अंदर से आपकी विफलता की कहानी बाहर आ रही ठीक है, जवाब ले लेते हैं हम तो पहले से कह रहे थे कि आप जो सहयोग चाहिए वो सहयोग कांग्रेस करने के लिए तैयार है और हम जनता का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आप हेडलाइन मैनेजमेंट के चक्कर में सारी व्यवस्था को जिस तरीके से एक हाथ में नियंत्रित किया है, मंत्रिमंडल की सामूहिक और संवैधानिक जिम्मेदारी को जिस तरीके से आपने खत्म किया है, यह इस देश के लोकतंत्र, ठीक है जावेद जी, आपकी बात आ गई, संकट काल के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, जवाब दीजिए अश्विनी शाही। यहाँ पर प्रश्न की जरूरत नहीं क्योंकि इतने सारे आरोप हैं कि अब आप उनका क्रमशः यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। जावेद भाई ने कई सवाल पूछे और सवालों में मैं एकदम जवाब ये देना चाहूंगा। जावेद भाई, जो प्रश्न मैं कहता हूँ कि माननीय संतोष गंगवार जी ने चिट्ठी लिखी, माननीय ब्रजेश पाठक जी ने चिट्ठी लिखी, लोकेन जी ने चिट्ठी लिखी, जरूर कोई न कोई दिक्कत होगी। जब कोरोना का दौर आया अचानक 6 अप्रैल के बाद, किसी को तो समझ में नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना से ग्रसित थे, उसके बाद अचानक इतनी तेजी से लोग संख्या बढ़ी कि हम सारी व्यवस्था होते हुए भी हम उस व्यवस्थाओं को जगह तक पहुंचाने में नाकाम रहे थे। मैं मान रहा हूं, लिखा लोगों ने, लेकिन समय रहते उस चीजों को पूरा कर लिया गया। आज आलोक जी, हम लोग भी कई बैठकों में बैठे हैं, कई चर्चा में आपके चैनल पर हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग उस चीज को पूरा कर ले आए हैं। आज कोई चर्चा नहीं हो रही है ऑक्सीजन पर, आज कोई चर्चा बेड पर नहीं हो रही है। आज मरीज घट रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इस पर चर्चा हो रही है। WHO ने सराहा है माननीय योगी जी के कार्यक्रम को। उन्होंने जो गांव-गांव में टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का कार्यक्रम चलाया है, 1,41,000 टीम बनाकर 21,000 सुपरवाइजर नियुक्त करके 97,000 गांवों में लगभग टेस्टिंग और ट्रीटमेंट चालू हो गया है। उस चीज को सराहा है कि गांव-गांव में जो योजना योगी जी ने बनाई है, तो हम समय रहते सब चीजों पर जल्दी से, मतलब हमने उस चीज की कमी को दूर कर लिया। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी थी आलोक जी, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम पहुंचा नहीं पाए थे, मान रहते हुए अपने पास हिंदुस्तान में उसकी कमी नहीं है, लेकिन हम पहुंचा नहीं पाए थे। और दूसरी, जावेद भाई आप बता रहे हैं कि माननीय राहुल जी ने कहा, हमने बात किया। देखिए, जो सीमित संसाधन अपने देश में है, हम लोग उस सीमित संसाधन में भी 18-19 करोड़ 18 करोड़ वैक्सीनेशन कर चुके हैं। और वही बात पूरे प्रदेश की वैक्सीनेशन करने की और आपके राहुल जी के सलाह देने की। पीएम केयर फंड पर आप बार बार सवाल उठाते हैं। पीएम केयर फंड का जो है हमेशा जवाब दिया गया है। आपके प्रदेशों में जहां पर आपकी सरकार है, झारखंड में 1700 वेंटिलेटर गए हैं और उत्तर प्रदेश में 1100 आए हैं। कोई है उत्तर प्रदेश की, देखिए कितनी बड़ी जनसंख्या है, 1700। हमने कहीं विभेद नहीं किया है। कोरोना कहां से चला? कोरोना हिंदुस्तान में महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों से कोरोना की उत्पत्ति हुई है दूसरे लहर की। दूसरे जगहों पे नहीं था। हमने उस पर समय रहते हुए काम करने की कोशिश की थी। पिछले बार वाहवाही मिली, इस बार अचानक चीजें हुई हैं। मैं मान रहा हूँ उस चीज को, जो हमारी गलती होगी जावेद भाई, सरकार मानने में कहीं पीछे नहीं हटेगी। लेकिन समस्या पर आज हमको बात नहीं करनी है। हमको ज्यादा जो हमारे पास संसाधन है, जो वैक्सीन है, आप उसको कहिए, अपने लोगों को आप लोग बताइए कि लोग जाएं और वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि दूसरा कोई इलाज नहीं है। हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसने दवाई इजाद कर दिया। आज हम वैज्ञानिकों को नमन करना चाहते हैं, DRDO के लोगों को, कि आज हमारे पास उसकी टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग लगभग साफ है। ये कोवैक्सीन की जो टेस्टिंग पटना में चालू होने जा रही है, वो लगभग साफ ही है, मार के चलिए। ठीक है, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार अश्विनी जी, आपके इन तमाम जवाबों के साथ जावेद जी मैं आपके पास आऊंगा। आप इनसे संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अश्विनी शाही जी के जवाबों में कमी रह गई है? वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको एक बार फिर से उनसे रूबरू करा देता हूं। कीर्तिनिधि पांडे हमारे साथ है, सपा प्रवक्ता हैं। जावेद अहमद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अश्विनी शाही हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और साथ ही डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल हैं, प्रवक्ता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से। तो जावेद जी आपके पास अब आना चाहेंगे। अश्विनी शाही ने जिस तरह से बिल्कुल साफ करने की कोशिश की है कि हमारे पास
संसाधन सीमित हैं, जिस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी करने में हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है, वो यहां पर स्वीकार कर रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि बेहतर मैनेजमेंट करके हम प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखेंगे। क्या इनके दावों से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? देखिए आलोक जी, अश्वनी भाई ने बड़ी महानता का परिचय दिया है और संभवतः भाजपा के पहले प्रवक्ता है कि जिन्होंने गलती को स्वीकार किया और गलती को स्वीकार करके आगे बढ़ने वाला व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व होता है। तो अश्वनी भाई का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी है और आभार भी है। देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से संसाधन सीमित थे, लेकिन इन सीमित संसाधनों में अगर सरकार 14 महीने तक, उत्तर प्रदेश की टीम 11 14 महीने तक अगर सोई नहीं रहती और वो फर्जी आंकड़ेबाजी के प्रवाह में न बहती तो संभवतः ये स्थिति न होती। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी सरकार को बार बार चिट्ठी लिख रहे थे, पत्र लिख रहे थे कि शहरों की तरफ जो पलायन हो रहा है संक्रमित लोगों का, इसके लिए आप जो है पहले से क्यों नहीं तैयारी कर रहे हैं। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सीएचसी है, यहाँ पर क्यों नहीं इनको जो है रोककर इनके इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। शहरों की तरफ जब पलायन हुआ तो हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ पर भी लोड बढ़ा और जिसके कारण तमाम गलतियां होती गई हैं। यह स्वीकार करना चाहिए। आज भी आलोक जी वही स्थिति है। जो प्रशंसा ली जा रही है लातों की मीनार पर खड़े होकर WHO से या केंद्र के रक्षा मंत्री जी के द्वारा, आप देखिए कि अभी भी जिन गांव के लिए दावा किया जा रहा है, अभी वहां पर जांच की व्यवस्था नहीं पहुंची है। वहां जांच के लिए लोग नहीं पहुंच पाए। अगर जांच के लिए लोग पहुंच पाते तो आज शाम को उनको बुखार आ रहा है, जुकाम हो रहा है और सुबह खबर मिलती है कि वो उस व्यक्ति की मौत का पैगाम आ जाता है। ये क्यों हो पा रहा है? वो मौतें कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में नहीं छू पा रही हैं। इस सच को भी स्वीकार हम सबको कर लेना चाहिए। जहां गलती हमसे होगी हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अश्वनी भाई, आपने कोई भेद नहीं किया, उसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। लेकिन ये हमारे और आपके बीच का मामला नहीं है, ये देश का मामला है, अपने लोगों का मामला है कि अपने लोग संक्रमण के शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाएं। कोई बच्चा अनाथ हो रहा है, आज वो सवाल कर रहा है कि आखिर किन कारणों से, इलाज न मिल पाने के कारणों से, उसका टेस्ट न हो पाने के कारण से उसको इलाज नहीं मिल पाया और एक मासूम अनाथ हो जाता है, एक बहन विधवा हो जाती है। तो ये जो समस्याएं हैं, ये कोई दूसरे लोग नहीं है, ये सब अपने लोग हैं। राजनीति के लिए और चुनाव जीतने और हारने के लिए ये इस पर चर्चा करने के लिए हमारे आपके पास बहुत दिन है। लेकिन ये संक्रमण का काल है। हमारे अंदर वो मानवीय हृदय कहाँ गया? हमारी जो सभ्यता और संस्कृत का जो प्रतीक था, जिसका झंडा पूरे विश्व के अंदर लहराता था, आखिर सरकार ने क्यों त्याग दिया उसको? कि आज किसी भी सरकारी आदमी के मुंह से एक संवेदना का शब्द नहीं निकल रहा है। और रक्षा मंत्री जी जो अब आए परसों निरीक्षण करने के लिए, उनको लखनऊ के अपनी संसदीय सीट पर जो लाशों की जो गिनतियां हुई, किस तरीके से हुई, शमशान घाटों पर जगह नहीं मिली, कब्रिस्तानों में JCB के साथ कब्रों की खुदाई करनी पड़ी और वो झूठी प्रशंसा करके चले गए। अरे मुख्यमंत्री जी ने अगर सही से काम किया होता, और मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक व्यक्ति जिस तरीके से जनता से जुड़ा होता है, उससे अच्छा फीडबैक कोई नहीं दे सकता है। और मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को, सांसदों को इतना विरोध कर दिया कि आज भाजपा के सांसद और विधायक अपने घरों के बाहर नहीं आ रहे हैं। वो अपने को आइसोलेट किए हुए, क्योंकि वो जनता के दर्द को जान रहे हैं, वो जनता के उस दर्द में राहत नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी अपनी आत्ममुग्धता और अहंकार के शिकार होकर वो पूरी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। और यह राजनीति आपकी बात आ गई, ठीक है जावेद। और मुख्यमंत्री जी जो पाप कर रहे हैं, इसका उनको प्रायश्चित करना चाहिए। ठीक है। अब हम एक बार पहले डॉक्टर प्रांजल के पास चलते हैं। डॉक्टर प्रांजल, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, देखिए वैक्सीन की संख्या सीमित है, वैक्सीन का उत्पादन की एक सीमा है, क्योंकि उससे अधिक जाकर ना तो फैक्ट्रियां काम कर सकती हैं, ना ही जो उत्पादन करता है वो उसको उपलब्ध करा सकते हैं। आयात करने की भी अपनी एक सीमा है।
तो जहां जहां पर वैक्सीन अभी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर लोगों को किस तरह से ध्यान देने की जरूरत है, कौन से ऐसी वो सावधानियां बरतें कि वो कोरोना संक्रमण से भी बच पाएं, अपनी बारी का इंतजार करें, जब वैक्सीन लगेगी तब लग जाएगी, लेकिन कोरोना से बचने का अन्य उपाय क्या है, उनको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी प्रश्न अभी जनता के दिमाग में है। देखिए, इसमें दो तीन वजह हैं। पहला तो ये है कि हमने अभी, आपने एक सवाल किया कि जो वैक्सीन है उसकी जो अपने पास नंबर है वो बहुत कम है, क्वांटिटी जो उसकी प्रोडक्शन हो रही है वो कम है। उसको बढ़ाने के लिए अभी की तुरंत जो आवश्यकता है वो ये है कि देश भर में जहां भी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर किसी भी प्रकार की वैक्सीन बनती हैं, उनसे वो फॉर्मूले साझा कर और वैक्सीन का प्रोडक्शन वॉर फुटिंग पर बहुत ज्यादा तेज बढ़ा देना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव, ताकि हम बहुत अच्छा सुझाव। पूरी अभी केवल 2 कंपनियां बना रही हैं, तो हम 6 करोड़ के आसपास जो है प्रोडक्शन 1 महीने में कर पाएंगे। अगर 6 की जगह इसी को 10 गुना कर दें कि 2 की जगह 20 कंपनियां बनाने लगे, तो 60 करोड़ वैक्सीन जो है वो 1 महीने के अंदर बनके तैयार हो सकती है। तो अगर इस तरीके से काम हो तो अगले कुछ महीनों के अंदर ही हम पूरी की पूरी जनता को वैक्सीनेटेड कर सकते हैं। बिल्कुल सही। दूसरा इसमें यह है कि कोरोना से कैसे बचें। अब इसमें क्या है कि देखा गया कि जैसे फर्स्ट वेव आके खत्म हुई तो देश की जनता भूलने लगी कि कोरोना जैसा भी कुछ था। तो वो लगातार जो एक फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखना था, या भीड़ भाड़ नहीं करना था, शादी या कोई भी समारोह बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले नहीं होने चाहिए थे, मास्क लगाना बहुत जरूरी था, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, साबुन से हाथ धोना, लोग कहीं ना कहीं ये सब चीजें फिर से भूलने लगे थे। इसकी और ज्यादा मैसिव स्केल पर जो है प्रचार प्रसार की आवश्यकता है कि लोगों तक घर घर पहुंचकर जितने आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जितने ब्लॉक हैं, सबके जितने ब्लॉक प्रमुख और संबंधित सरकारी कर्मचारी हैं, सबके द्वारा लोगों तक घर घर एक जागरूकता फैलाई जाए, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। जब कुछ भी खबर, आज की डेट में इतना आसान हो चुका है कि मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव हो चुका है कि आप कोई भी खबर हो वो हर व्यक्ति तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। सब तक पहुंच है, मोबाइल है, SMS है, सब चीजें हैं, तो आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें करने के लिए उससे फैलाएं, लोगों को बताएं कि इस समय अभी जब तक वैक्सीनेशन ना हो जाए तब तक वो कैसे बचें। उसका सिर्फ उनको ये करने की जरूरत है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन करें, घर से बाहर तभी निकले जब बहुत जरूरी हो। इसके अलावा एक सुझाव ये है कि जो ऐसे गांव हैं या ऐसे जिले हैं जहां तक अभी अगले कुछ महीनों तक वैक्सीन पहुंचाना मुश्किल है, वहां पर सबसे पहले ये होना चाहिए कि जितना भी बेसिक चीजें हैं उनको छोड़कर बाकी चीजें अभी थोड़े दिन और बंद रखना चाहिए। जैसे स्कूल्स हैं या ऑफिसेज हैं जो ऑनलाइन काम किए जा सकते हैं अभी और कुछ महीनों के लिए, उनको ऑनलाइन ही रखना चाहिए, ताकि लोगों में, या जैसे नाइट कर्फ्यू था, वीकली कर्फ्यू था, कि जब वीकेंड कर्फ्यू में ये था कि सैटरडे संडे हमेशा बंद रहेगा, तो लोगों के दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक तौर से डर था कि हाँ अभी जो है कोरोना वायरस गया नहीं है, तो वो लापरवाही करने में बाकी दिनों पर भी बचते थे। लेकिन अब क्या होने लगा, जब सब चीजें खुल गई, सारे बाजार खुल गए, 7 दिन खुल गए, सब कुछ खुल गया, तो लोग कहीं ना कहीं बेखौफ हो गए थे कोरोना को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव है, आपके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से भी लोग हैं, अन्य पार्टियों से भी हैं। मेरा एक सुझाव ये है कि वॉर फुटिंग पर वैक्सीनेशन की ड्राइव हॉस्पिटल्स में चलाने की जरूरत है। अस्पतालों में जितने भी मरीज भर्ती होते हैं, चाहे वो कोविड की वजह से हो या नॉन कोविड की वजह से हो, उनकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बाकी लोगों की तुलना में कम होती है। जब हम किसी मरीज को एंटीबायोटिक ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं या कोई भी दवाइयां दे रहे होते हैं, तो अस्पताल में जो मरीज भर्ती होते हैं उनके ऑटोमेटिकली बॉडी का इम्यून सिस्टम उस समय कमजोर होता है, तो इसमें मेरा ये सुझाव है कि सारे अस्पताल, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सब में ये नियम बना दें कि जो भी मरीज भर्ती होंगे उनका कोविड का वैक्सीनेशन होना इंपॉर्टेंट, और उस अस्पताल के माध्यम से ही उनका वैक्सीनेशन की शुरुआत कराई जाए। इससे ये होगा कि एक बहुत बड़े नंबर को हम लोग पहले ही, इससे पहले कि वो गांव कहीं भी जाए, हम पहले ही वैक्सीनेट कर चुके हों। बिल्कुल। तो कीर्तिनिधि पांडे, आपने पूरी बातें सुनी होंगी डॉक्टर प्रांजल की, आपको अब क्या लगता है इनकी बातों को सुनकर कि सरकार से तैयारियों में कहां अभी छूट हो रही है, कहां पर इनसे कमी हो रही है, और किस चरण पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, आपको क्या लगता है? उसके बाद फिर अश्विन शाही मैं आपके पास आऊंगा। देखिए आलोक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात प्रांजल जी ने कहा कि वैक्सीन को कैसे ज्यादा उत्पादन किया जाए।
सरकार को उनकी इस सलाह पर विचार करना चाहिए और उस फार्मूले को अन्य कंपनियों से देश में ही अगर साझा कर लिया जाए तो बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। सरकार से चूक कहां हुई? सरकार पिछले साल जब पहला लहर कोरोना का था उस समय मेरे पास हम लोगों के पास संसाधन का अभाव था, बेड का अभाव था, ऑक्सीजन का अभाव था और सब तैयारियां धीरे धीरे सरकारों ने तैयारी की थी। लेकिन जैसे ही कोरोना का प्रभाव थोड़ा कम हुआ, लॉकडाउन पूरी तरीके से समाप्त हुआ, तो जितनी तैयारियां थी वो तैयारियां भी सरकारों ने खत्म कर दिया। उनके 11-9 के अफसरों ने सब की सारी व्यवस्था ध्वस्त कर दी। माननीय हाईकोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहे हैं तो नरसंहार। बिल्कुल टीम 11 को अंत किया उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने। क्या एक भी टीम 11 के अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? एक भी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, डॉक्टर प्रांजल, आज ऑक्सीजन का अभाव, बेड का अभाव, दवा का अभाव। और आलोक जी, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं आपका नेटवर्क पूरे उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल गांव गांव टेस्ट करा लीजिए। किसी भी गांव में न तो जांच हो रही है, न तो एंटीजन जांच हो, न तो RT-PCR की जांच हो रही है। लोग दवा के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और एक घटना मैं आपको बताऊं, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के दौरे पे थे परसों, BRD मेडिकल कॉलेज में बैठक कर रहे थे। एक कोरोना पीड़ित का भाई घंटा 2 घंटा लगातार एक स्ट्रेचर मांगता रहा BRD से, नहीं मिल पाया। अपने कंधे पर अपने भाई को लाद करके कोविड वार्ड तक पहुंचाने का काम किया। ये स्थिति है गोरखपुर की, जहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। अगर गोरखपुर की ये हालात है, जहाँ ऑक्सीजन की कालाबाजारी, रेमडेसिविर की कालाबाजारी, स्ट्रेचर लोगों को नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो सारे उत्तर प्रदेश के हालात क्या हो सकते हैं? इसका जायजा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के हालात क्या हो सकते हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कोरोना गांव गांव फैल गया है। एक कागजों में कमेटी बना दी, WHO से प्रशंसा ले रहे हैं, लेकिन हकीकत, जरूरी हकीकत है कि किसी भी गांव में टेस्ट नहीं हो रहा है। लोग दवा के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। इसका जवाब हम जरूर लेते हैं। एक गांव में 125 लोगों की जान गई। लखनऊ के गांव में 50 लोगों की जान गई। आज तक वहां जांच नहीं कराई गई किसी की। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ठीक है डॉक्टर प्रांजल, आप कुछ बीच में कहना चाह रहे थे। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं, कई बार हम लोग सुनते हैं कि सरकार से चूक हो गई, तो इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों से मैं ये भी सुन रहा हूं कि सरकार ने बाहर के देशों में बहुत सारी वैक्सीन अपनी भेज दी, बहुत सारे कंट्रीज को दान कर दिया और अपने लोग मर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो है सरकार से चूक हो गई। इसमें सिर्फ मेरा एक सबमिशन है, सरकार से चूक हुई कि नहीं हुई ये आकलन की जरूरत है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज की डेट में सबसे पहले उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता है जो पूरे टाइम अपने राजनीतिक फायदों के लिए प्रोपेगेंडा करते रहे कि इस वैक्सीन में पानी है, वैक्सीन कारगर नहीं है। वैक्सीन पर लगातार सवाल उठाते गए कि बीजेपी की वैक्सीन है, वैक्सीन बिल्कुल नकली है, यहाँ की वैक्सीन लगवाने से कोई लाभ नहीं है, वैक्सीन लगवाने के बावजूद कोरोना होता रहता है। ये सारे सवाल जिन लोगों ने जनता के मन में खड़े किए हैं वही सबसे पहले जिम्मेदार हैं जितनी भी मौतें हो रही हैं उनके। जब देश में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी तब यहाँ के लोग लगवा नहीं रहे थे, वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़े रह रहे थे, तो वैक्सीन खराब ना हो जाए इसलिए भी बहुत सारी वैक्सीन को बाहर भेजना पड़ गया। वैक्सीनेशन सेंटर जितने बने थे वो वैक्सीनेशन सेंटर भी खाली पड़े रहते थे। तो अभी ये आवश्यक है कि कम से कम वो सारे लोग निकल कर आए और सबसे पहले खुद वैक्सीन लगवाएं और ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंधित लोगों को ये बात दिखाएं कि आप वैक्सीन लग गई है। कीर्ति जी आप क्या 75 जिले में वैक्सीनेशन कब होगा? डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल क्यों नहीं बताते? किस चीज का जवाब क्यों नहीं कहते? 75 जिले में सिर्फ 18 जिले में वैक्सीनेशन हो रहा, बाकी जिले के लोगों का क्या दोष है? ठीक है, क्यों नहीं वैक्सीनेशन होता उनका? ठीक है, ये बात इसका जवाब सरकार के लोग देंगे।
सच कहने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर। उन्होंने इसका एज अ जवाब डॉक्टर सरकार के उन्होंने लोग एक बात देंगे। बोली मेरा है। सवाल कीर्तिनिधि पांडे, एक सेकंड डॉक्टर प्रांजल, नहीं, डॉक्टर प्रांजल एक सेकंड मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक नहीं सेकंड उठा रहा हूँ। जावेद जी आ रहा हूँ सच बोलना चाहिए। कीर्ति जी सुनिए तो मेरी बात है। कीर्ति जी, उन्होंने किसी के ऊपर तीर नहीं चलाया है, उन्होंने एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं बोली, उन्होंने हर किसी के लिए ये बात बोली है। एज अ डॉक्टर कंसर्न होकर उन्होंने बात बोली कि वैक्सीन को लेकर आखिर प्रश्न चिन्ह अपने देश में क्यों उठाए गए थे, उन्होंने इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। भंडार के लिए जिम्मेदार कौन है? तो वो इसका उत्तर वो नहीं देंगे ना। आज अगर अमेरिका में वो तो एक डॉक्टर है ना। आज अगर अमेरिका में सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। वो आज अगर अमेरिका अरे में वो सरकार के आज प्रवक्ता अगर नहीं है, अमेरिका डॉक्टर इस हैं। लेवल पर पहुंच गया है, आज अगर अमेरिका इस लेवल पर पहुंच गया है कि वो मास्क भी अपना हटा रहे हैं, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी पूरी जनता को वैक्सीनेटेड कर पाए और वहां की जनता ने बढ़ ठीक है, चढ़ अशोक जी, मैं आपके पास आ रहा वैक्सीनेशन हूं, के ड्राइव में सरकार का सपोर्ट किया। ठीक है जावेद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए आलोक जी, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है, उनके मैं किसी बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो डॉक्टर हैं और हमारे लिए सम्मानित हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो सेकंड फेज है, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, अब इसमें एक बात सामने आ रही है, आज वो अखबारों में भी चर्चा का विषय है कि ये आंखों में फंगस भी पैदा कर रहा है। तो ये इसके लिए क्या उपाय है, क्या डॉक्टर कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं अभी इन परिस्थितियों में? सवाल नंबर 1 ये था हमारा। दूसरा, डॉक्टर साहब आप IMA से जुड़े हुए हैं, आपको अभी सारी चीजें आपकी नॉलेज में है। सरकार ने जनपदों को श्रेणीवार कर दिया है कि किस श्रेणी के शहरों जनपदों में जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम को जिनको कहा गया है, वो किस तरीके से मनमानी पर उतारू हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है, आप हमारे लिए सम्मानीय हैं, लेकिन जो लोग इस आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं गिद्ध की तरह, बताइए 3 दिन का इलाज का खर्च क्या उस नर्सिंग होम ने अमृत पिला दिया कि 3 दिन का खर्च 1,54,000 हो गया और कोई डॉक्टर या IMA का विरोध क्यों नहीं कर रहा है? हम सारे डॉक्टर्स पर सवाल नहीं है, इस आपदा में कुछ व्यावसायिक डॉक्टर्स भी आ गए जो पानी वाला रेमेडी शिविर भी बेच रहे हैं, ये भी आपने देखा, पकड़े भी गए। कि इसी तरीके से वैक्सीनेशन में क्या जो लोग जो है रेमेडी शिविर बना सकते हैं नकली, क्या वो वैक्सीन जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स में लग रही थी वो नकली नहीं बना सकते? यहाँ सब कुछ संभव हो सकता है। जो गिद्ध प्रजाति के लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। IMA ने इस पर क्या पहल की है और IMA अपने डॉक्टर्स के साथ क्या करना चाहता है कि आप कौन सा अमृत पिला रहे हैं? डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि एक दिन का 1.5 लाख रुपए की वसूली हो रही है डॉक्टर प्रांजल के साथ। ठीक है डॉक्टर प्रांजल, मुझे आलोक जी इस सवाल का जवाब देने के लिए 2 मिनट दीजिएगा, मैं एक एक करके दूंगा। मेरी सबसे गुजारिश है कि बीच में इंटरप्ट ना करें, ठीक है? पहला सवाल था ब्लैक फंगस के बारे में। तो ब्लैक फंगस में कई मरीजों में ऐसा पाया गया है कि जिनको लगातार ऑक्सीजन चलता रहता है, वो जो ऑक्सीजन की ट्यूब नलियां जो डाली जाती हैं, जो कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन सिलेंडर से के माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं, उसमें लगातार जो है ऑक्सीजन के फ्लो में, और कई बार वो पानी जो उसमें भरा रहता है, जो उसको डिहाइड्रेशन के लिए रखा जाता है उसमें, वो उसको इन्फेक्शन हो जा रहा है। उस वजह से कई मरीजों में म्यूकोमाइकोसिस पाई जा रही है, लेकिन उस पर अभी लगातार रिसर्च जारी है। कई डॉक्टर्स को उसमें कई सारी दवाइयों का बहुत अच्छा रोल देखने को मिल रहा है ऑलरेडी। कई सारी एंटी फंगल दवाइयां पहले ही शुरू कर दी जा रही हैं ऐसे मरीजों के ऑक्सीजनेशन के दौरान, जिनमें पहले से लग रहा है कि हाँ, इनमें ये ब्लैक फंगस ग्रो करने की संभावना हो सकती है। लेकिन मैं इसमें साथ में जोड़ना चाहूंगा कि कोरोना एक बहुत नई बीमारी है। पिछले साल से अभी तक के बीच में काफी सारी रिसर्च में बहुत सारी चीजें सामने आई है, जिस वजह से फर्स्ट वेव भले कम घातक थी, लेकिन उसमें जानकारी भी बहुत कम थी। सेकेंड वेव घातक ज्यादा थी, लेकिन ये भी मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा कि अब मेडिकल साइंस ने इतनी काफी रिसर्च के बाद काफी सारे मरीजों को टाइम रहते कंट्रोल कर लिया। अगर पिछली बार जितना नॉलेज लेवल रहता, तो इस साल जो सेकेंड वेव थी, इसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। दूसरा सवाल था कि जो है कुछ जगह पर जो है एक्शन क्या लिया गया? वो बिल बता रहे हैं कि 3-4 दिन पर जो है वो गलत बिल ले लिया गया। तो मैं आपको पहली बात तो ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA डॉक्टर्स की एसोसिएशन है,
कोई इम्प्लीमेंटिंग बॉडी नहीं है। इम्प्लीमेंटिंग बॉडी सरकार होती है। अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का गलत काम हुआ है, लखनऊ में भी हम लोगों ने देखा कि कुछ 2-4 हॉस्पिटल्स में गलत काम हुआ कि वहां पर बिलिंग गलत हुई, तो उसको जो भी लोकल प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने पहुंच के उसको चेक किया और अगर कुछ निकला तो उसको दंडित भी किया, FIR भी दर्ज हुई, 1 आध हॉस्पिटल सील भी किए गए। तो ये प्रशासन का काम है कि जहां पर भी कोई गलत काम कर रहा है, प्रशासन ने ऑलरेडी, सरकार ने कोरोना के ट्रीटमेंट के रेट फिक्स कर रखे हैं। अगर कोई भी प्रोटोकॉल से हट के काम कर रहा है तो उसको तुरंत आप लोगों को एक्शन लेने का अधिकार है। लेकिन इसमें IMA का कोई अधिकार नहीं। IMA डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, वो कोई इम्प्लीमेंटिंग बॉडी नहीं है। डॉक्टर प्रांजल, यहाँ पर यह भी तो हो सकता है ना कि देखिए आप एक डॉक्टर हैं, आपकी अपील कितनी मायने रखेगी पूरी उत्तर प्रदेश के लिए कि अगर IMA खुद अगर अपील करे डॉक्टरों से। मैं ये भी जोड़ना चाह रहा हूँ, IMA कब से जो है सरकार से लगातार, जो पहले कांग्रेस की सरकार थी तब भी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब भी लगातार IMA की कई प्लेटफॉर्म से, नेशनल प्लेटफॉर्म, स्टेट प्लेटफॉर्म, लोकल प्लेटफॉर्म, हर जगह हम लोग रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टर्स को और झोला छाप हॉस्पिटल्स को हटाने की आवश्यकता है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। जब तक आप ये करते रहेंगे तब तक जो भी क्वालिटी हॉस्पिटल्स हैं वो ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड ढंग से कर पा रहे हैं। क्योंकि सपोज एक सर्जरी अगर एक डॉक्टर MBBS MS करने के बाद कर रहे हैं तो उसके वो 40,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, वहीं पर गांव में वही झोला छाप डॉक्टर हो सकता है कि उसको 20,000 30,000 रुपए में कर दे रहे हैं। लेकिन दोनों की काम करने में फर्क है। डॉक्टर के काम करने में मरीज के जान जाने का खतरा कम रहेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर कोई स्थिति खराब होगी तो हमको कैसे मैनेज करना है बेस्ट पॉसिबल। लेकिन झोला छाप को तो नहीं मालूम है, उसने तो खाली टेक्निकलिटी, उसको उसने अंदर घुस के पता ही नहीं है कि कैसे हम मैनेज करेंगे अगर चीजें हाथ के बाहर जाएंगी तो ये समझने की आवश्यकता है कि जब तक हम लोग, IMA लगातार आवाज उठा रहा है कि सरकार को ये करने की आवश्यकता है कि झोला छाप सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म करें। जब तक ये नहीं होगा तब तक इस तरीके की दिक्कतें जारी रहेंगी। ठीक है अश्विनी शाही, मैं आपके पास अब आऊंगा। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको सुझाव दिए। पहला ये कि वैक्सीन को लेकर तमाम जो फार्मासिस्ट कंपनियां हैं उनको क्यों ना आखिर इसका जो कॉम्बिनेशन है जिस तरह से बननी है वो साझा कर दिया जाए, और ये फॉर्मूला अगर साझा हो जाएगा तो लगभग अगर 10 से 20 कंपनियां मैदान में आ जाएंगी तो निश्चित रूप से उत्पादन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। पहला सुझाव इनका यह है कि इस तरह से वैक्सीन की जो कमी है वो पूरी की जा सकती है। दूसरा, जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं, जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, उन पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि अभी देखिए आने वाले 5-6 महीनों में कोरोना जाने वाला नहीं है। ये आप भी जानते हैं, डॉक्टर्स भी जानते हैं, वैज्ञानिक भी जानते हैं। तो इस पर आपकी क्या तैयारी है? आलोक जी, काफी सवाल उठ गए, इसमें थोड़ा सा 2 मिनट का समय चाहिए। बिल्कुल, और मैं जानता हूँ समापन की तरफ है आपका, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, झोला छाप पर समय समय पर कार्यवाही सभी सरकारें करती रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार कर रही है, लेकिन गांव में इंजेक्शन लगाने के लिए, चाहे पट्टी बांधने के लिए वही झोला छाप की जरूरत पड़ती है। और हिंदुस्तान गांव का देश है, उससे निजात पाना अभी बहुत थोड़ा मुश्किल है, बीच बीच में कार्रवाई होती रहती है। दूसरी बात, जो वैक्सीनेशन की बात की इन्होंने, जो इम्पोर्टेंट चीज आज के समय की है, उस पर काम चालू हो गया। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि बुलंदशहर में 3 इकाइयों को काम कोवैक्सीन का दिया गया है, जिसमें प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। और लेकिन अभी भी उसका समय लगेगा, दिसंबर के लास्ट तक शायद उसका प्रोडक्शन चालू हो पाए, मतलब उसका प्रोडक्ट हमको मिल पाए। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर ने बड़ी ही ईमानदारी से छोटी सी बात कह दी, जो दुखती रगों पर हाथ डाल दिया, और वो दुखती रगों पर हाथ था कि कौन वैक्सीन नहीं लगवा रहा है, हमारे सपा के भाई को मिर्ची लग गई। तुरंत बीच में डॉक्टर साहब के ऊपर सवाल हो गया, डॉक्टर नहीं दुश्मन हो गए वो। ये मैं ये कहना चाहूंगा बड़ा हृदय करके, ये लोग, एक कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी दल हो, जिसने, सबने किया था विरोध, सबने किया था। पहला प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं वैक्सीन लगवा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगवा दिया सबके सामने आकर। तो भाई, जिसने भाजपा की वैक्सीन बताई या जिसने बताया कि ये वैक्सीन गलत है, वो लोग अगर आके लगवाते तो उनके चाहे 2 कार्यकर्ता हो या 2000 करोड़ कार्यकर्ता हो, उनके कार्यकर्ताओं में भी उत्साह होता, एक वो होता कि भाई हमको भी जाकर लगवाना है। देखिए, कोई भी सरकार हो, 1-2 आंकड़े में देना चाहूंगा आलोक जी आपको। अभी तक उत्तर प्रदेश में PHC बनाई गई, CHC बनाई गई, सब कुछ रहा। पीछे की सरकारों ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। आज 2 बार ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तक कर रहा है, क्योंकि 100 साल के बाद ये पैंडेमिक आया हुआ है। किसी भी PHC CHC में ICU की व्यवस्था नहीं कराई गई। दूसरा, मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा, सितंबर 94 में एक प्लेग नाम की बीमारी सूरत में आई थी। सूरत के काफी लोग वहां से भाग लिए, वहां से हटे थे। एक पैंडेमिक वो भी था, बहुत नुकसान हुआ था।
प्रवासी वहां से भागे, गांव गांव में फैलाए, उस समय भी आया था, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, प्लेग था, जहां तक मुझे याद है। दूसरी एक लाइन की ओर, ये जब हमारे देश में आता है 1960 में, 70 में इसे रोकने के लिए कांग्रेस सरकार प्रयास करती है, ठीक 77 में सरकार कहती है कि हमने रोक लिया, लेकिन आज भी 27 लाख हर साल पेशेंट उसके आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे खुले मन से, ना आरोप है ना प्रत्यारोप है आलोक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपदा आती है, देश हमारा घर है और हम सपा बसपा कांग्रेस एक भाई है, सब लोगों को साथ में मिलकर सहयोग करना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, न कि अभी जैसे आपके यहाँ आरोपों की छड़ी लगा दी गई, यह आरोप नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, तो आप सभी मेहमानों का ठीक है सुनील जी, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल साफ हो गई कि आपका कहना है कि ठीक है, जो भी संसाधन है, जो भी हमारे पास मदद है, वो हम लगातार कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। आपने तर्कपूर्ण यहां पर बहस की, आरोप जरूर लगाए गए, लेकिन यही आरोप बड़े सवाल खड़े करते हैं और उन्हीं जवाबों की तलाश में जब सरकार तमाम खानापूर्तियों को यहां पर करती है, तब संसाधन जनता तक पहुंचते हैं और ये बहुत जरूरी है। साथ ही जनता को भी अब समझने की जरूरत है कि कोरोना अभी हमारे बीच में है, दूसरी लहर चल रही है, तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जाए, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। अगर आपको वैक्सीन नहीं मिल रही तो कम से कम इस विश्व की जो सबसे बड़ी वैक्सीन है मास्क, उसको जरूर लगाकर रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और जितना हो सके बाजार से दूरी बनाकर रखिए और लगातार जुड़े रहिए इसी तरह से प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।